हेलो गाइस, मैं अश्विनी यादव आपका सिंपल लर्न यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू किया था। पिछले कुछ दिनों से हमारी वीडियो आ नहीं पाई है। थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, कैमरा वगैरह की प्रॉब्लम थी। तो आज हम शुरू करते हैं, वहीं से आगे बढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर में एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ा हुआ था और आज हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। जैसा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है हमारी, वो पूरी डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख के आइए, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे आज आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि ये हमारा होता है न्यूक्लियस और ये हमारे रहेंगे यहाँ पे, ये आउटर मोस्ट सेल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं इस तरह से। जो हमारी आउटर मोस्ट सेल होती है उसका जो इलेक्ट्रॉन है इसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमें इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने को ही हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। जितनी हमें एनर्जी लगानी है यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के, इसी को हम क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो हम इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी is defined as the minimum amount of energy, the minimum amount of energy, the minimum amount of energy required, the minimum amount of energy required to remove an outer remove an loosely bonded इलेक्ट्रॉन, जिसे हम क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। मैंने क्या बताया कि जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी है, किसी भी गैसियस एटम, किसी भी एटम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि लूजली बॉन्डेड, जो सबसे दूर होगा न्यूक्लियस से, उसे हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उसको मुझे निकालना है, तो जो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हम एनर्जी देंगे, उसे हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, यही क्या है? सबसे दूर है, ये न्यूक्लियस से सबसे दूर है। तो हम इसको ही क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ गई? तो ये हो गया हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हमें इसको निकालना है, यहां से इसको क्या करना है? निकालना है। तो जो एनर्जी इसको निकालने के लिए लगेगी वही क्या होगी? हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। बात समझ आ गई? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ, तो जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ ली है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो मैंने अभी शुरुआत में ही बताया कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो टोटली डिपेंड किस पे करती है? आयनिक साइज के ऊपर, जो हम पढ़ चुके हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या इसी को बोलेंगे इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मेरा जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ रहा है तो मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या मतलब है कि जैसे जैसे एटम बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा एटम बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा एक एलिमेंट है जिसपे 3 सेल्स हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 8 होंगे, यहाँ पे भी 8 होंगे, ठीक है। तो ये वाला देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की दूरी ज्यादा हो गई, ठीक है। एक मेरे पास एलिमेंट है, एक मेरे पास एटम है जिसके पास केवल 2 ऑर्बिटल्स हैं। कितनी है? 2।
तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस वाले न्यूक्लियस के बहुत पास होगा और ये लगाएगा न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पे, तो ये ज्यादा टाइटली बॉन्ड होगा, तो इसको निकालने में हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, जो साइज छोटा होगा, जिस एलिमेंट का साइज छोटा होगा उसमें हमें एनर्जी क्या लगानी पड़ेगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी। इसीलिए ये कैसा रिलेशन रहता है, इन्वर्सनली रिलेशन रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने एटॉमिक साइज को बढ़ाया तो हमारी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो लगातार क्या करेगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ने का क्या मतलब है कि हमें उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में ताकत ज्यादा खर्च करनी पड़ रही है, मतलब हमें एनर्जी बहुत ज्यादा लगानी पड़ रही है। इसका मतलब क्या है, जो छोटा है उसके पास से कोई चीज छीन नहीं सकते हम ज्यादा। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सा समझते हैं। अब जैसे कि हमने पढ़ा था एटॉमिक साइज के बारे में, एटॉमिक साइज में क्या था कि पहले हमारी जो एटॉमिक रेडियस थी वो लगातार डिक्रीज करती थी, उसके बाद में ये क्या हो जाती थी, स्टेबल हो जाती थी, यानी कांस्टेंट हो जाती थी, और फिर अचानक से बढ़ भी जाती थी। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होना चाहिए था, पहले इसको बढ़ना चाहिए था, उसके बाद में कांस्टेंट हो जाती, फिर कम हो जानी चाहिए थी। तो जिस तरह से जो हमारी एटॉमिक साइज था वो इररेगुलर ट्रेंड शो कर रहा था, उसी तरह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी होगी वो क्या करेगी, इररेगुलर ट्रेंड ही शो करेगी। तो यहां पर हम लिखेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी shows irregular trend because of atomic size of d ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या होगा कि क्योंकि हमारी सीधा सा इनवर्स रिलेशन है एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एंथैल्पी का, तो यहाँ पे जिस तरह से हमारा जो एटॉमिक साइज का ट्रेंड था वो भी इररेगुलर था, तो उसी वजह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी होगी वो कैसी होगी, इररेगुलर ही होगी। ठीक है, इतना नोट कर लो। अब यहाँ पे जो इररेगुलर ट्रेंड क्या रहेगा एटॉमिक साइज का, इस वजह से हमें इररेगुलर ही, और ये दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी depends on major two factors वैसे तो इसके फैक्टर्स बहुत सारे होंगे, जैसे एक तो हमारा हो गया एटॉमिक साइज, ठीक है, दूसरा हो जाएगा न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा, फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी हो जाएगा। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं वहां पे एटॉमिक साइज के केस में। तो इसके जो मेन रीजंस हैं वो दो हैं, जैसे कि हमारा पहला क्या हो गया, इर्रेगुलर एटॉमिक साइज, और दूसरा हो जाएगा रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी एंड एक्सचेंज एनर्जी। इस तरह से तो पहला इसका जो रीजन रहेगा क्या रहेगा, इर्रेगुलर ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, यहां पे हमारे दो पॉइंट्स रहेंगे इररेगुलर ट्रेंड में। क्या क्या रहेगा कि इसमें इररेगुलर ट्रेंड होता है किसका, इट शोज इररेगुलर ट्रेंड, ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्यों करता है, क्योंकि पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा क्योंकि इसका जो एटॉमिक साइज है वो भी इररेगुलर है। ठीक है, पहले क्या हम लोग पहले यहाँ पे ग्राफ पढ़ चुके हैं, इस तरह से ग्राफ पढ़ा था हमने, यहाँ पे इस तरह से डिक्रीज होता था सबसे पहले, कहां से, स्कैंडियम से लेकर आयरन तक लगभग, फिर उसके बाद निकिल तक स्टेबल हो जाता था, फिर कॉपर और जिंक का लगा एकदम बढ़ जाता था। ठीक है, तो यहाँ भी इसको जिस तरह से हमने क्या बताया, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है तुम्हारी वो क्या है, एटॉमिक साइज के इनवर्स है। तो इसका जो ग्राफ बनना चाहिए था, कैसा बनना चाहिए था, कैसा बनना चाहिए था, पहले जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी है, जैसे ये हमारा मान लो ये ग्राफ किसका है, एटॉमिक साइज का है। ठीक है, अब ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक रफ बनाना चाह रहे, रफली बनाएंगे, कोई ये ओरिजिनल नहीं रहेगा।
यहाँ पे जैसे ये देखो लगातार घट रही है, तो इसको क्या करना चाहिए, लगातार पहले बढ़ना चाहिए था, लगातार क्या करना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। उसके बाद में क्या होना चाहिए था, स्टेबल। जिस तरह से यहाँ पे जब एटॉमिक साइज भी सेम है तो ये भी सेम होनी चाहिए, ठीक है ना, इनवर्स। अब देखो यहाँ पे ये बढ़ रहा है तो इसको क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए था। इस तरह से इसका एक ट्रेंड बनना चाहिए था। लेकिन इसमें भी कुछ चीजें एक्सेप्शन होती हैं, तो उन चीजों को हम समझेंगे। जो तुम्हारा मेन रीजन जो रहेगा इसका, वो क्या रहेगा, एटॉमिक साइज ही रहेगा, ठीक है। इसके हम ट्रेंड के बारे में लिखते हैं, एक बार इसको नोट कर लो। अब हम बात करेंगे इसके ट्रेंड की। जैसा कि अभी हमने समझा था, यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस जो होती है वो लगातार पहले क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो लगातार क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। वहां पे क्या होता था कि क्रोमियम तक ये डिक्रीज करती थी, ठीक है। क्रोमियम तक क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब यहां पे हम देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, क्या होना चाहिए कि जो हमारा एटॉमिक साइज था वो कम हो रहा था, तो जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो लगातार क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। द आयनाइजेशन एंथैल्पी, इस तरह से लिखेंगे शॉर्टकट में, द आयनाइजेशन एंथैल्पी shows increase from Sc to Cr, ठीक है। स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक, अप टू कह सकते हैं, क्रोमियम तक क्या करती है, ये इंक्रीज करती है, इंक्रीज फ्रॉम Sc to Cr, बट shows but chromium shows a sudden dip in आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब क्या है कि अगर कोई एलिमेंट है वो अपने इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, किसी से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है। अब जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे फ्लोरीन का ले लेते हैं। फ्लोरीन कितना होता है, 9, कितना रहेगा, 9 रहेगा। अब यहाँ पे पहले में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दूसरे में कितने रह सकते हैं, 8। लेकिन इसके पास है कितने, 7 बचे हुए हैं केवल, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते, क्योंकि ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब जो एलिमेंट होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन या तो लूज करता है या क्या करता है, गेन करता है। अब जो एलिमेंट गेन करेगा, इसका मतलब क्या, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे खुद को स्टेबल करने के लिए। और जो इलेक्ट्रॉन अपने रिलीज करता है, वो रिलीज करने के बाद स्टेबल हो जाता है। अब देखो यहाँ पे जो फ्लोरीन है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है, 2,7। अब इसको 8 करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर ये किसी को लूज करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन इसको लूज करने पड़ेंगे, 7। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, किसी से देना नहीं, ठीक है। तो जब तुम इसका इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे, किसका, फ्लोरीन का, जब तुम इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो ये जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा ही नहीं। क्योंकि अगर इसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया तो अब इसके पास कितने की कमी हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन की। और अभी इसके पास कितने की कमी है, 1 की। अगर इसे कोई इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये तुरंत ले लेगा, लेकिन इसको अगर कोई छीनना चाहेगा तो इसको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बात समझ आ रही होगी कि जिसे नीड है देने की किसी को इलेक्ट्रॉन, तो वो दे देगा आसानी से। जब आसानी से देगा तो जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन लेना पसंद कर रहा होगा तो वो फिर अपने उससे अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन छीनना है तो तुम्हें जो एनर्जी लगानी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए होगा तो यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा लगेगी अगर इसका इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि ये चाहता है कि मुझे मिले, ये देगा नहीं किसी को इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ रही होगी। अब देखो यहाँ पे क्रोमियम के केस में क्या होना चाहिए था कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बढ़नी चाहिए थी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी। जैसा कि क्रोमियम है हमारा, कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर, 24। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p
3p6 4s1 3d5। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा एक्सेप्शनल होता है। यहाँ पे इसी को तो हम कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी एंड एक्सचेंज एनर्जी। जो एस का इलेक्ट्रॉन कूद के किस में चला जाता है, डी में चला जाता है। डी में होना कितना चाहिए था, 4। डी में कितना होना चाहिए था, 4, लेकिन हो कितना जाता है, 5। ये सब हम क्लासेस पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, एक बार इनको भी अगर नहीं देखा है तो देख के आइए। तो यहाँ पे ये जो एक्सचेंज होता है एनर्जी का, इसी को हम क्या कहते थे, रीऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, ये भी फैक्टर लगता है, लेकिन अभी जो हमें पढ़ना है वो ज्यादातर किसको पढ़ना है, एटॉमिक साइज को लेके। सारी बातें किससे समझनी है, एटॉमिक साइज से। अब देखो, अगर हम इसकी ऑर्बिटल्स बनाते हैं, 4s यहाँ पे हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। ये रहा हमारा 3d। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो अगर अभी ये Cr है, अभी क्या है ये Cr, अगर हमें इसका 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना है तो इस पे कैसा साइन आ जाएगा, +1। और हम इलेक्ट्रॉन किसका निकालेंगे, 4s का। पहले सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन, क्यों s का इलेक्ट्रॉन पहले निकाला जाता है, 4 और 5। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि ये जो है हमारा 3d, ये कैसी है, हाफ फील्ड। कैसी है, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड कैसी होती है, स्टेबल होती है। हाफ फील्ड कैसी होती है, स्टेबल। और ये भी कैसी है, अभी फिलहाल हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड। ठीक है, अब यहां पे भी जब देखोगे आके कि ये अभी भी कैसी है, हाफ फील्ड। सही है ना। अब और जो तुम्हारी एस ऑर्बिटल थी वो खाली हो गई, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। जब कोई स्टेबिलिटी में फर्क ना पड़े, जैसे मान लो कि अभी ये इलेक्ट्रॉन अपना 1 दे सकता था, इसका 1 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ था, अगर तुम्हारी मर्जी है तो निकाल लो। ठीक है, वो कहेगा कि चलो ले जाओ। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये इसकी स्टेबिलिटी में फर्क नहीं पड़ा, मैंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं या एटम होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को तभी देते हैं जब उनकी स्टेबिलिटी खराब ना हो। अब क्रोमियम के केस में क्या हुआ कि अगर इसको तुम नॉर्मल रखे हुए हो ग्राउंड स्टेट में, फिर भी ये कैसा है, स्टेबल है। 5 इलेक्ट्रॉन मतलब वो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हाफ फील्ड हो गया। हाफ फील्ड कैसा होता है, स्टेबल। ठीक है, फिर हमने जब 1 इलेक्ट्रॉन इसका निकाल भी लिया, 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, मैंने रिमूव कर दिया। जिसे हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ही क्या है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देना, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने इनका इलेक्ट्रॉन 1 निकाल भी लिया, तो भी इस पे कोई इसकी स्टेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ा। जब स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा। ये कहेगा चलो ले जाओ, तुम जा रहे हो लेके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये ले जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे क्या बात है, ये वाली बात नोट करने लायक है। ये क्रोमियम शोज अ सडन डिप इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, या इसी को हम कह सकते हैं डिक्रीज। यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, डिक्रीज। और होना क्या चाहिए था, बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि ये कैसा था, स्टेबल। और इसने इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो घट क्यों गई, क्यों घट गई, क्यों घट गई भाई, क्यों घट गई, क्योंकि यहाँ पे ये अभी भी कैसा है, स्टेबल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रोमियम shows decrease in ionization enthalpy, decrease in, जबकि इसका साइज घट रहा था, तो इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी वो बढ़नी चाहिए थी। क्या कर दिया इसने, डिक्रीज कर दिया, ड्यू टू नो चेंज इन स्टेबिलिटी आफ्टर रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद भी इसकी कोई स्टेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ा। इस वजह से ये कैसा हो गया हमारा, कैसा हो गया, यहाँ पे इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी फिलहाल का क्या है, क्रोमियम को लेके, कि इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज क्यों करती है। करना क्या चाहिए था इसको, इंक्रीज। यही जो एक्सेप्शन केसेस होते हैं, यही बोर्ड्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हाँ, तो जो हमारा क्रोमियम तक था वो क्या कर, क्रोमियम तक साइज जो हमारा है वो आयरन तक बढ़ रहा है। साइज जो हमारा है वो आयरन तक घटता है, लेकिन अगर घट रहा है तो क्रोमियम का भी जो एटॉमिक साइज था वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा था। तो अकॉर्डिंग टू हमारा जो रूल है आयनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक साइज का, क्या करना चाहिए था, इसको भी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ाना चाहिए था। लेकिन इसने क्या करी, अपनी आयनाइजेशन एंथैल्पी को घटा दिया। क्यों घटा दिया, हमने पढ़ लिया है, क्योंकि ये जो स्टेबिलिटी अपनी
खो नहीं रहा था, स्टेबिलिटी अपनी अटेन किए हुआ था। उसके आगे क्या होगा, आफ्टर क्रोमियम, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आफ्टर क्रोमियम मैग्नीज कॉमा Fe आयरन shows increase in आयनाइजेशन एंथैल्पी। आईई को आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। ठीक है ना, इनवर्स रिलेशन है। अगर हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो सीधी सी बात है जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बात समझ आई ना। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या बना हमारा, क्रोमियम बना। क्रोमियम को हमने समझ लिया। उसके बाद में, अब इसके बाद में क्या होगा, आयरन के बाद क्या होगा, Fe कॉमा Co कॉमा Ni हैव almost same atomic size, so its ionization enthalpy also same। ठीक है ना, यही तो बनेगा ना, यहाँ पे जो रूल चल रहा है वही तो होना है। अब इसके बाद में जब हम लास्ट में आएंगे, अब कौन बच गए हमारे पास, दो रह गए। ऑलमोस्ट सेम रहेगा, थोड़ी सी बढ़ रही होगी या घट रही होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही, आल्सो सेम, जैसे ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे मैंने लिखा है और यहाँ पे भी आल्सो सेम। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम का मतलब बिल्कुल सेम नहीं होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती हैं चीजें। ठीक है, लेकिन इतना इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फिर क्या बचे हमारे पास, क्रोमियम एंड जिंक। Cr वो कॉपर क्या रहा है यहाँ पे, कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक क्या हो गए, जब हमने एटॉमिक साइज को पढ़ा, यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक साइज कॉपर जिंक इन एटॉमिक साइज, इस तरह से लिख दें, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ठीक है, जो कॉपर जिंक का एटॉमिक साइज है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एक बार चेंज करते हैं, दोबारा लिखते हैं इस पॉइंट को, द एटॉमिक साइज ऑफ कॉपर एंड जिंक इंक्रीजेस। सो क्या होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू जो हमारा रूल है, इनवर्स रिलेशन है, तो अगर हमारा जो कॉपर और जिंक है उसका साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए था, कम हो जानी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी, कम हो जानी। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे उल्टा क्या हो जाएगा, जो एटॉमिक जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए था, यहाँ पे डिक्रीज करनी चाहिए थी। लेकिन क्या हो जाती है, बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ती है। यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज, बट लिखेंगे यहाँ पे, बट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। हाईली लिखते हैं, हाईली। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज क्यों, बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, जो हमारा एटॉमिक साइज है यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट बहुत जरूरी है। एक तो क्रोमियम का पॉइंट था और यहाँ पे एक कौन सा है, कॉपर और जिंक का। यहाँ पे एटॉमिक साइज क्या कर रहा है, एटॉमिक साइज क्या कर रहा है, लगातार इंक्रीज कर रहा है। तो जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी थी वो क्या होनी चाहिए थी, डिक्रीज। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे ये पॉइंट याद रखो। और क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, स्टेबल है। स्टेबल जैसे यहाँ पे क्या होगा, 3d10 4s1, यहाँ पे क्या होता है 3d10 4s2। ठीक है, ये पहले से ही। अब अगर तुमने Cu का एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अगर यहां से निकालोगे तो ये हाफ फिल्ड थी पहले से ही और ये फुल फिल्ड थी, तो ये और स्टेबल थी। अगर तुम इसका निकालने जाओगे ये कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। कैसा होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पे तो इतना भयंकर, दोनों ही जो डी है यहाँ पे, एक बार हम लिख लेते हैं। चलो, Cu का क्या रहता है 4s1 3d10। ठीक है, अब जब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन निकालने आओगे एक, तो ये क्या बन जाएगा
4s0 और 3d10। अब यहाँ पे ये पहले से हाफ फील्ड था, अब इसमें हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, क्योंकि एक फुल फील्ड और एक हाफ फील्ड ये मोर स्टेबल होता है। जैसे अभी हमने पहले क्रोमियम में पढ़ा तो दोनों हाफ फील्ड थे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे पहले से एक हाफ फील्ड था एक फुल फील्ड था, ये ज्यादा स्टेबल था। अगर तुम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे ये अपनी स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं रख पाएगा, इस वजह से यहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, बढ़ जाती है। वही अगर हम जिंक की बात कर लें, जिंक में 4s2 3d10, ये दोनों ही कैसे हैं, फुली फिल्ड, पहले से ही कैसे हैं, फुली फिल्ड। अगर तुमने इसका इलेक्ट्रॉन एक निकाला आके, एक इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब एक प्लस का साइन, तो ये क्या हो जाएगा 4s1 और 3d10। अब ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, इस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या करती है, बढ़ जाती है। अब मैं इसका एक पॉइंट लिखा दूंगा यहाँ पे, एक ट्रिक टाइप की लिखाऊंगा, वो समझ आएगी तुम्हें। तो हमने समझ लिया है कि कैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, कैसे घटती है, लेकिन सबसे मेन चीज क्या है, एटॉमिक साइज खेल का है। यहाँ पे एटॉमिक साइज जो होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल यहाँ पे रहेगा। तो हमने पहले पढ़ा है साइंस तेरी बा करे मानव, फिर कोई निकाले कॉपर जिंक, इस तरह से हमने पहली क्लास में पढ़ा हुआ था। उसके बाद में हम फिर से इसी लाइन को एक बार फिर लिख लेते हैं, साइंस तेरी बा करे मानव, फिर कोई निकाले कॉपर जिंक। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट 3D सीरीज है हमारी, बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे ये देखो, जब हमने एटॉमिक साइज, ये मैं ट्रेंड जो लिख रहा हूँ एटॉमिक साइज का, ये किसका लिख रहा हूँ, एटॉमिक साइज का। दोनों चीजें, पिछला वाला भी रिवीजन यही हो जाएगा। क्या हमने पढ़ा था, साइंस यानी कि स्कैंडियम से लेकर यहां तक, या हम लोग इतना ही करते हैं, यहां तक क्या होती है, जो हमारा एटॉमिक साइज होता है, एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है। पिछले हम पढ़ चुके हैं ना लेक्चर। और Fe से यानी कि आयरन से लेकर निकिल तक जो हमारा एटॉमिक साइज होता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, ऑलमोस्ट सेम। रीजन क्या था, यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज था वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था, और इलेक्ट्रॉन जो शील्डिंग इफेक्ट था वो दूर भेज रहा था। तो यहाँ पे दोनों जो फोर्स थे वो आपस में क्या हो जाते थे, नेग्लिजिबल हो जाते थे। इस वजह से क्या हो गया, बैलेंस कर लेते थे, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम हो गई। और यहाँ क्या हो जाएगा, एकदम से एटॉमिक साइज जो होता था क्या हो जाता था, इंक्रीज कर जाता था। ठीक है, तो क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि जो एटॉमिक या इस तरह से आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक साइज के। ठीक है, तो क्या होना चाहिए था, अगर मेरा यहां से यहां तक एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है तो Sc से यानी कि स्कैंडियम से लेकर कहां तक, यहां तक मेरा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी वो क्या करनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी। क्या करनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ, जो तुम्हारा क्रोमियम था उसने यहाँ पे खेल खेल दिया। ठीक है, फिर क्या होना चाहिए था, Fe से लेकर Ni तक जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी थी वो कैसी होनी चाहिए थी, सेम होनी चाहिए थी, लगभग सेम, ऑलमोस्ट सेम। तो वो तो फॉलो कर रहा है। फिर यहाँ पे जो एटॉमिक साइज था हमारा वो क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी वो क्या करनी चाहिए थी, डिक्रीज करनी चाहिए थी। लेकिन ये दोनों भी खेल खेल गए। यहाँ पे क्या खेल थे वो हम सब डिटेल में समझ चुके हैं अभी, फिर भी हम सारी चीजें एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। मतलब हमें इसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, क्रोमियम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे नो चेंज इन स्टेबिलिटी। ठीक है, और यहाँ पे भाई ऑलमोस्ट सेम। ना 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 ना, यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज करेगी, क्योंकि अभी साइज डिक्रीज कर रहा ना यहाँ Mn तक, तो यहाँ पे भी इंक्रीज करेगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी, ऑलमोस्ट सेम। और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पे ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा होता है, स्टेबल, ड्यू टू स्टेबल
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हमने आज पूरी तरीके से आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा, पूरी डिटेल नॉलेज ली और एक ट्रिक भी सीखी। यहाँ पे एटॉमिक साइज को भी सीख लिया और यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी को भी सीख लिया। ठीक है, ये तुम्हारा बाद में बहुत फायदा देगा जब लास्ट में कॉपी देखोगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।